हाय एवरीवन, दिस इज ऋषभ द्विवेदी। तो कल हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स का सिलेबस हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेकेंड ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिर हमने देखा कि मैट्रिक्स को हम लोग कवर करेंगे और मैट्रिक्स का सिलेबस क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने उसको गो थ्रू किया होगा और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे मल्टीपल टाइम्स, आई होप सो। आज से हम लोग सिलेबस को शुरू करते हैं और आज पहला लेक्चर है। कल का लेक्चर इंट्रोडक्शन था और कल के लेक्चर में वॉइस की प्रॉब्लम थी। आज आप लोग बताइएगा कि वॉइस कैसा है, बेटर है या फिर नहीं है, या और भी किसी प्रकार के इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। तो हमने सिलेबस लिख रखा है। सिलेबस में यूनिट 4 में पूरा का पूरा सिलेबस हमें डिस्कस करना है। अब उस यूनिट 4 को हम पढ़ने के लिए कुछ चैप्टर्स में स्प्लिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैट्रिसेस हम लोग एक ही चैप्टर में पढ़ लेंगे, कुछ चैप्टर्स में हम उस यूनिट को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैट्रिसेस शुरू क्या करना है हमें, मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस, ठीक है। यूजुअली जैसे क्लास में मैं बोल के लिखवाता हूँ, पहले समझाता हूँ फिर क्लास बोल के लिखवाता हूँ, उसी तरीके से आपको भी क्या करना है कि कॉपी और पेन लेकर बैठना है। ऐसा नहीं कि आराम से लेटे हुए और वीडियो को देख रहे हो, कॉपी पेन लेकर बैठना है और जैसे जैसे मैं डिक्टेट करता हूँ वैसे वैसे लिखते चलिए। आपको इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं पहले समझाऊंगा और समझाने के बाद फिर क्या करूँगा, इसको लिखवाऊंगा। तो चलिए, तो पहला चैप्टर जो रहेगा, चैप्टर नंबर 1, ये हमारा रहेगा बेसिक्स। क्या रहेगा? बेसिक्स। बेसिक्स। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा आप, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, मैं पूरा डेफिनेशन बोलूंगा और यहां पे कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लिखिए, मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इज अ rectangular array. Matrix is a rectangular array. Rectangular array. Matrix is a rectangular array of numbers of numbers of numbers नंबर्स ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल और कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको। एरे का सिंपल सा मतलब ये होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका है, नंबर्स का। नंबर्स कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, रियल या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें आई भी रहेगा, यानी आयोटा भी रहेगा। रियल का मतलब अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, नहीं भी होगा तो फिर डिस्कशन करेंगे, पर अभी वो इररिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि अरेंजमेंट। आगे लिखिएगा, फिर मैं पूरा लिखवाने के बाद फिर समझा देता हूँ अच्छे से। these numbers these numbers these numbers are called elements of the matrix. These numbers are called entries of the matrix. These numbers are called entries of the matrix. Full stop. It is denoted by the brackets. It is denoted by the brackets. It is denoted by the brackets. ऐसे बना लीजिएगा, या तो इस ब्रैकेट से दिखाते हैं या तो इस ब्रैकेट, यानी लार्ज ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ।
यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर एरे, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाने वाला है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे का क्या मतलब होता है। तो अगर मैट्रिक्स, एक लाइन आपको ध्यान होनी चाहिए, मैट्रिक्स जो भी पूछेगा तो मैट्रिक्स के बारे में एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट कैसे रहेगा? रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि सपोज कर लीजिए कि मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए कि कुछ नंबर्स हैं, जनरल वे में मैं लेकर समझा देता हूँ। सपोज करिए ये रहा, आपके पास 9 नंबर्स हैं, A B C D E F G H और I, ठीक है। आपके पास 9 नंबर्स थे, यानी A to B to C to D E F G H I, ठीक है। ये आपके पास 9 नंबर्स हुआ थे जिनको आपको अरेंज करना था। अरेंज आपने कैसे किया? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे बन रहा है? अगर आप इसको मिलाओगे तो देखिए ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम अरेंज करते हैं तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किसकी मदद से करते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं हम लोग रो और कॉलम की मदद से, ठीक है। रो का मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइन या अरेंजमेंट आप बोल सकते हो। कॉलम का मतलब ये हुआ कि वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो तो 1 2 3, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो 1 2 3, यानी कि इसमें कितने रो हैं? 3। कितने कॉलम हैं? 3। रो निकालना होगा तो क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। कॉलम निकालना हुआ तो क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब रो और कॉलम की मदद से हमने इन सारे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर लिया? एक रेक्टेंगल में अरेंज कर लिया। तो ये क्या फॉर्मेशन किया था? एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। जो मैट्रिक्स किस तरीके से थी? A B C D E F G H एंड I, ठीक है। ये था आपका अरेंजमेंट। तो अब यहां पे सवाल ये आता है, अब एक और दूसरी पॉइंट ये है कि नंबर्स का क्या मतलब होता है, एंट्रीज का क्या मतलब होता है। एंट्रीज का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए A से लेकर I तक के एलिमेंट क्या कहे जाएंगे? एंट्रीज कहे जाएंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। ये नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे I भी हो सकता है, यहाँ पर 2 + 3i भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल ही रहेगा एंट्री, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं, अब सवाल ये आता है यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्यों कहा गया है, क्यों इसको स्क्वायर नहीं कहा गया है, ठीक है। एक छोटा सा इंसाइट देना चाहूँगा, हो सकता है कि आप लोग जानते भी होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप ये बताओगे कि 2 डिफरेंस होते हैं बेसिकली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। सबसे पहले तो ये होता है कि डिटर्मिनेंट में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के केस में कोई ऐसा रूल नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे तो हम उसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ पे कोइंसिडेंस था कि नंबर ऑफ रोज थे 3, नंबर ऑफ कॉलम थे 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या है? इस मैट्रिक्स में कितने रो है? 2। मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? 3। तो ये भी मैट्रिक्स हो सकता है। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर ना कह के क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर एरे, यानी अरेंजमेंट जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है।
चलिए, अब आपको पता है कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है बट एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों में निटिग्रिटीज़ में हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस डेफिनेशन में 3 कीवर्ड थे। रेक्टेंगुलर एरे आपको समझ में आ गया होगा, एरे यानी अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर क्यों कहा गया है, क्यों स्क्वायर नहीं कहा गया है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर ये मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, सपोज करिए आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है 2, डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 3 4 5, तो आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी 10 - 12 दैट इज -2, ठीक है। पर अगर आपसे ये कहा जाए कि आप डिटर्मिनेंट 2 4 अरे सॉरी मैट्रिक्स 2 4 3 5 सॉल्व करके वैल्यू बताइए, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करके उसकी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर कोई इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप ये मत कर दीजिएगा 10 - 12 यानी -2, नहीं। डिटर्मिनेंट के केस में आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बट मैट्रिक्स के केस में वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई, आगे बढ़े, चलिए, ठीक है। तो हम लोग, मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है। ठीक है, अगली हेडिंग दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। समझ लेते हैं फिर इसको करते हैं। तो हमने बात किया है, लास्ट एग्जांपल में हमने लिया, तो हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसमें 3 रो थे और 3 कॉलम थे, ठीक है। अब हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको बड़ी अच्छे से समझिएगा क्योंकि बार बार हम लोग रेफरेंस इसी का लेंगे। सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स है A11 12 13 एंड सो ऑन 1n, A21 A22 A23 A2n, A31 3n, ठीक है, एंड सो ऑन। M3 ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर इसमें रो की बात करेंगे, रो के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 1 2 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने हैं m। याद रखिएगा किसी भी सबस्क्रिप्ट नोटेशन में इसको क्या बोलते हैं, A11 को क्या बोलेंगे, ये 11 जो लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब स्क्रिप्ट नोटेशन, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट नोटेशन 11 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रो को एलिमेंट, फर्स्ट जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नंबर होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी A11 का मतलब ये हो गया कि A जो है वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए A23, तो A23 जो एलिमेंट है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है, यानी फर्स्ट एलिमेंट किसको, फर्स्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक है। तो
ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कितने का रो है? 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक गया है? m तक। यानी इसमें कितने रो हुए? m। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3। कहाँ तक गया है? n तक। रो निकालने के लिए आप देखो, रो निकालने के लिए क्या करते हो? फर्स्ट एलिमेंट देखते हो। कॉलम निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकंड एलिमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे 1 से लेकर m तक m रोज हैं और 1 से लेकर n तक n कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? m बाई n। m बाई n, ये इस मैट्रिक्स को डिनोट करने का कंप्लीटली तरीका हो गया। अब बार बार इतनी बड़ी मैट्रिक्स तो हम लोग लिखेंगे नहीं, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? a i j m बाई n, m बाई n। ठीक है, तो यहां पे आप ये समझिए कि a i j m बाई n, i वेयर a i j is equal to element of ith row and jth column, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, अब यहां पे अगर i की वैल्यू 2 रखते हो और j की वैल्यू 3 रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? a23। i की वैल्यू 3 रखते हो, j की वैल्यू 4 रखते हो तो क्या मिलेगा? a34। इसके बाद का एलिमेंट हो जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स की जगह, इस जनरल रिप्रेजेंटेशन की मदद से आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। तो इसी को बोला जाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। यहां तक सब क्लियर हो गया? अब इसी मैट्रिक्स का अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा, इसको अगर हम लोग लिख लें कैपिटल A। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू m बाई n। ठीक है, m बाई n। फॉर एग्जाम्पल, इफ m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, देन ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये रहा ऑर्डर, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा? पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा अगर नोट नहीं किए होंगे तो। ठीक है, हम लोग चलिए हेडिंग दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखिएगा। इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns then the order of this matrix will be m by n। इस तरीके से लिखेगा m by n। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अक्सर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, हमेशा याद रखिएगा m बाई n। आप अपने मन से n रोज n कॉलम करके n बाई m नहीं लिख सकते। स्टैंडर्ड नोटेशन यही है कि m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे। ठीक है, यानी मैट्रिक्स जब भी आपको लिखना होगा तो अब m बाई n का लिखिएगा, ये नहीं कि n बाई m का बना दीजिए अपने मन से, नहीं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये नहीं। ठीक है,
अगर मैं आपसे एक मैट्रिक्स देता हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस मैट्रिक्स में कितने रो है? 1 2 3। कितने कॉलम है? 1 2 3। ठीक है, ये रहा A इज इक्वल टू, और मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो आप 3 इंटू 3 9 ऐसा मत बताइएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 3। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स n बाई एन टाइप का होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कैसा है? जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स n बाई एन टाइप का है तो उसका ऑर्डर कितना होगा? n होगा। तो यही चीज लिख लीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टाइप, टाइप भी बोलते हैं इसको, ऑर्डर भी बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर या ऑफ टाइप। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टाइप n बाई एन, n बाई एन, द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टाइप n बाई एन विल बी n, विल बी n। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये गलती मत करिएगा। हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज, if a matrix has same number of rows and same number of columns, and same number of columns, then it is said to be, it is said to be a square matrix, a square matrix, that is मैंने कहा कि हम लोग हमेशा ध्यान में किसको रखेंगे? स्टैंडर्ड नोटेशन को। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है मैट्रिक्स का? हर पूरे के पूरे मैट्रिक्स डिस्कशन के दौरान हम यही नोटेशन लेंगे। ठीक है, तो इस केस में रो कितना है? m, कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम कितना है? n। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n, दैट इज m इज इक्वल टू n। या आप इसे लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स का टाइप कैसा है? 3/3। इसको क्या बोलते हैं? टाइप या ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आएगा? नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लिखिए if a matrix has, if a matrix has
unequal number of rows and columns, then it is said to be a rectangular matrix. That is, m is not equal to n. ठीक है, m is not equal to n. फिर उसी तरीके से, और number of rows is not equal to number of columns. ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. लिख लीजिएगा, इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अपना लिख लीजिएगा, इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड रो मैट्रिक्स. लिखिए, any matrix which has only one क्या लगता है आपको, ओनली वन रो होना चाहिए या ओनली वन कॉलम होना चाहिए? ओनली वन रो is called a row matrix. That is, अब आप मुझे बताइएगा कि रो क्या है, m है कि n है? m है, तो m कितना होना चाहिए? 1. ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल अगर लिखना हो, a इज इक्वल टू 1 2 3. इस मैट्रिक्स का टाइप क्या है, साइज क्या है? 1 रो है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3. तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स. मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना, इज अ रो मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा कॉलम मैट्रिक्स. If a matrix has only one column, then it is called column matrix. इस तरीके से हो जाएगा. इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 1 2 3. कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक. तो ये मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा? ये मैट्रिक्स कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स. इज अ कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स. लिखिए, if a matrix which has, सॉरी ऐसे लिखिएगा, if a matrix has all zero elements
all zero elements, then it is called जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स यानी कि जितनी भी एंट्रीज हैं, जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंट्रीज होते हैं. यानी जितनी भी एंट्रीज हैं सब के सब क्या होना चाहिए? जीरो. जैसे ये रहा, ठीक है. मैं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनाता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है. ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. तो ये मैट्रिक्स कितना है? कितने रो है? 1 2. कितने कॉलम है? 1 2 एंड 3. यानी कितने बाई का? 2/3. ये क्या है? इज अ जीरो मैट्रिक्स. ठीक है. तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड देन जीरो मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे ज्यादा फोकस हमें किस पे करना होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स पे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे ज्यादा काम की चीज है. हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. इसमें पहली हेडिंग दीजिएगा डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स जरा समझ लीजिएगा. ये रहा एक मैट्रिक्स, कल मैंने बताया था, आज फिर इसे एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं. ABCDEFGHI. ठीक है. तो इसमें दो डायगोनल होते हैं, मैंने बताया था कल. एक ये डायगोनल होगा और दूसरा डायगोनल ये होगा. हमारे काम का सिर्फ ये डायगोनल है, इस डायगोनल का हमें कोई लेना देना नहीं. तो इस डायगोनल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है. ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल. अब ध्यान रखिएगा, डायगोनल वाली बात सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आता है. ठीक है. जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप ये बनाते हो ABCDEF, यहां पे फिर डायगोनल की बात नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे डायगोनल आपका नहीं बनेगा. इस केस में डायगोनल नहीं बनेगा. इस केस में क्या होगा? डायगोनल आपका बन रहा है. तो जब भी, इसीलिए हमने क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. यानी अब डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है? स्क्वायर मैट्रिक्स की डिस्कशन हो रही है. हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई लेना देना नहीं है. तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, टाइप कितना है या ऑर्डर कितना है? 3/3. और इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? ये A, E और I प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहे जाएंगे. ये क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल. और ये सारे क्या कहे जाते हैं? AEI प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. अब ध्यान रखिएगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब कहा जाएगा जब AEI को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं. ठीक है. तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. तो लिखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिएगा. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स which has all the elements 0 except principal diagonal elements. अब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, यूनिट मैट्रिक्स.
यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो यही डायगोनल एलिमेंट, देखिए डायगोनल एलिमेंट का ही एक सब टाइप हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। अगर इसी डायगोनल एलिमेंट में, इसी डायगोनल मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट सब के सब क्या हो जाए, यूनिट यानी 1, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, जैसे ये रहा, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, इसके अंदर होगा। तो ये एग्जांपल किसका है, डायगोनल मैट्रिक्स का। और ये आपका है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स तब कहा जाएगा जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो लिखिए एनी डायगोनल मैट्रिक्स, एनी डायगोनल मैट्रिक्स, एनी डायगोनल मैट्रिक्स whose principal diagonal elements are, whose principal diagonal elements are 1 1। for example मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये लिख लीजिएगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू is a unit matrix, is a unit matrix, is a unit matrix, ठीक है। अब इसी तरीके से यूनिट मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, जैसे A इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस टाइप का, 2×2 का। इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये रहा, ये क्या हो गया 1 and 1, तो ये किसका एग्जांपल है, ये है यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल, ठीक है। और अगर यही डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।